हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एल्केन और एल्कीन्स को फिनिश कर चुके हैं। आज हम लोग एक अलग हाइड्रोकार्बन एल्काइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग एक बार स्पीड केमिस्ट्री का टाइम टेबल देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक बारी सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर को पढ़ चुके हैं, जीओसी पढ़ चुके हैं, आइसोमेरिज्म भी पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन्स और एल्कीन्स को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्काइंस को। इसके बाद हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, देन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, देन कार्बोनाइल कंपाउंड, अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। हम लोग बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो क्या है? एल्काइंस। बच्चों आप लोगों ने क्या देखा था कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2, जबकि एल्कीन्स के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n होता था। इसी तरीके से जो एल्काइंस हैं, एल्काइंस के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहला जो मेथड पढ़ेंगे बच्चों वो क्या है? फ्रॉम जैम डाई हैलाइड्स, यानी कि डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मेथड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग ये मेथड पहले भी पढ़ चुके हो। हमने ये मेथड कहाँ पढ़ा था बच्चों? एल्कीन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था। एक बात याद रखना बच्चों कि ये जो भी रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो ना, आपको इनसे मिलती जुलती रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करना चाहिए कि ये हमने कहाँ पढ़ा था। अगर आप इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, और अगर नहीं पढ़ोगे कंपेयर करके तो बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो मेरा तो यही सजेशन है कि जैसे ही आपको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का पता चला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये काम अपन ने एल्कीन्स में भी करवाया था, और एल्कीन्स में हमने जो रिएजेंट यूज किया था वो था अल्कोहलिक KOH। तो ऐसे दिमाग में आना चाहिए कि यार हाइड्रोजन और हैलोजन को हटाया था, और वो किससे हटाया था? अल्कोहलिक KOH से हटाया था। ठीक है, पर जब हम लोग एल्काइंस के लिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाएंगे तो हमें यहाँ पर एक HX मॉलिक्यूल को रिमूव नहीं करना है, हमें यहाँ पर 2 HX मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो उसके लिए हम लोग जिस रिएजेंट का यूज करेंगे वो है NaNH2। हम लोग अल्कोहलिक KOH का भी यूज कर सकते हैं, पर जो सोडामाइड है, जो NaNH2 है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत अच्छा बेस होता है, तो हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अल्कोहल और RO-Na+, इसका भी यूज किया जा सकता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाना है, आपको किसका यूज करना है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। क्या रिएक्शन है बच्चों? अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हैलोजन जुड़ा हुआ है। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो हमारे पास इनिशियली ये वाला HX जाएगा, ये वाला HX जाएगा, तो यहाँ पर इस HX की जगह पर क्या आ जाएगा? पाई बॉन्ड आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड आ गया। अब ये वाला जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होगा बच्चों की? ये जो X है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, विनाइल हैलाइड है। फिर हमने इसका फर्दर रिएक्शन करवाया तो वापस से HX मॉलिक्यूल गया और हमारे पास फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने जो रिएक्शन करवाया था वो जैम डाई हैलाइड में करवाया था। ठीक है, अब हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? विसिनल डाई हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बच्चों जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड्स को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जैम डाई हैलाइड का मतलब था कि जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन एटम्स अटैच थे तो हमने उसको जैम डाई हैलाइड बोला था। विसिनल डाई हैलाइड क्या है कि जब एडजेसेंट कार्बन एटम्स से हैलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे? विसिनल बोल देंगे। तो देखो यहाँ पर ये विसिनल टाइप की स्ट्रक्चर आई। वहां पर आपको पता है कि एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच थे, यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम्स से हैलोजन अटैच है।
वापस से इसका रिएक्शन करवाया एल्कोहलिक KOH से, HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, वापस से क्या होगा, वापस से HX मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइन का। अब हम लोग करवा रहे हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोएल्केन। ये रिएक्शन भी बच्चों आपने एल्कीन्स में पढ़ी है। एल्कीन्स में आपने डीहैलोजिनेशन के लिए किसका यूज किया था, जिंक का। मैंने बोला था ना कि ये जिंक क्या करेगा, इन हैलोजन एटम्स को खा जाएगा, पचा जाएगा। तो ये जिंक किसको लेकर भागेगा, हैलोजन एटम्स को लेकर भागेगा। यानी कि अपन ने जब एल्कीन्स बनाने के लिए जब हम लोगों ने डीहैलोजिनेशन करवाया था तो हमने रिएजेंट क्या यूज किया था बच्चों, जिंक यूज किया था। अब आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि अच्छा अपन ने एल्कीन में ऐसा किया था और एल्काइन में ऐसा करना है, ठीक है। तो एल्काइन में देख लेते हैं बच्चों कि एल्काइन में भी सेम ही करना है, यानी कि यहां पर भी हमें किसके साथ हीट करना है, इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करना है। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये चारों के चारों, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइन का। अब हम लोग कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। बच्चों कॉल्बे जो मेथड है वो हमने एल्केन के प्रिपरेशन के लिए भी पढ़ा है, एल्कीन के लिए भी पढ़ा है और अब हम एल्काइन के लिए भी पढ़ रहे हैं। एल्केन में आपने क्या पढ़ा था, एल्केन में आपने ये पढ़ा था कि अगर आप दो डिफरेंट सोडियम एसीटेट सॉल्ट की रिएक्शन करवा दोगे, यानी कि वहां पर हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट बनाकर उनका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया था, तो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो गया था। जब हमें एल्कीन का प्रिपरेशन करना था तो हम लोगों ने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाया और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाकर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया, तो हमें क्या मिल गई, एल्कीन मिल गई। अब बच्चों एल्काइन को देखो कि एल्काइन में क्या हो रहा है, हम लोगों ने वापस से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट लिया है, पर हमने पहले से ही क्या देखा है कि वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए बच्चों, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो फाइनली ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये दोनों बाहर निकलेंगे तो इस पर भी रेडिकल आएगा, इस पर भी रेडिकल आएगा, इस पर भी रेडिकल आएगा और ये रेडिकल मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी कि आपने जो यहां पर सोडियम सॉल्ट लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या बनता है, एल्काइन बन गई, वही CO2 NaOH और H2 क्या हुआ, बाहर निकल गए। यहां पर कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा, जब मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था तो मैं बता चुकी हूं कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगी और जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हैं वो किधर की तरफ जाएंगी, कैथोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की कैथोड की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस बाय ग्रिनार्ड रिएजेंट पढ़ रहे हैं। पहला मेथड तो हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा, जो कि हम लोग वहां पर भी पढ़ चुके थे। एक बार हमने विसिनल डाइहैलाइड से करवाया, एक बार जैमिनल डाइहैलाइड से करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डीहैलोजिनेशन मेथड पढ़ा, जो कि हम लोगों ने जिंक डस्ट के साथ करवाया। उसके बाद हमने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा और कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट से एल्काइन को बनाने की। वो कैसे है बच्चों कि ये कोई एल्काइन है ना, सिंपल एल्काइन है। अब अपन को हायर एल्काइन बनानी है। हायर एल्काइन का मतलब क्या है कि ज्यादा कार्बन एटम्स की एल्काइन बनानी है, क्योंकि अभी तक अपन ने जो एल्काइन बनाई ना वो 2 कार्बन की 3 कार्बन की थी, पर अगर अपन को बहुत सारे कार्बन एटम्स की एल्काइन बनानी है तो हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों, ग्रिनार्ड रिएजेंट का यूज करेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, देखो बच्चों ये जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है ना, ये 2 तरीके से बिहेव कर सकता है। किस किस तरीके से, ये जो CH3 है उस पर नेगेटिव चार्ज है ना, यानी कि या तो ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है या फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ठीक है।
क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। पर बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शंस, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एसिड बेस रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है बच्चों? एसिड बेस रिएक्शंस होती है, यानी कि ये रिएक्शंस बहुत ही जल्दी प्रोसीड हो जाती हैं। तो अगर मान लो इस ग्रिनार्ड रिएजेंट को बेस की भी तरह बिहेव करना है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करना है, तो ये प्रीडोमिनेंटली किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? बेस की तरह, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस क्या होती हैं? फास्ट होती हैं। तो अब देखो यहां पर ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए? फोन। क्या पता होना चाहिए बच्चों? फोन। फोन का क्या मतलब है? FON। अगर इनके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन कौन सी नेचर रखता है बच्चों? एसिडिक नेचर रखता है। अगर इनके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन कैसी नेचर रखता है? एसिडिक नेचर रखता है। यानी कि आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि यार जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 या 3 से ज्यादा होगी ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो 3 है या फिर 3 से ज्यादा है, तो उसको किसकी तरह बिहेव करना चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करना चाहिए। किसकी तरह बिहेव करना चाहिए बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करना चाहिए। अब ये वाला जो कार्बन है बच्चों, वो कैसा कार्बन है? sp कार्बन है। और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.25 के करीब होती है, यानी कि 3 से तो ज्यादा होती है। यानी कि इसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो कैसा हाइड्रोजन है बच्चों? एसिडिक हाइड्रोजन है। यानी कि ग्रिनार्ड रिएजेंट और इसके बीच में फर्स्टली जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी बच्चों? एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो देखते हैं बच्चों यहां पर क्या होता है। ये कोई ऑर्गेनियम मेटालिक कंपाउंड है, एसिड बेस रिएक्शन हुआ, तो एसिड बेस रिएक्शन से ये जो मीथेन है ये तो बाहर निकल गई और ये जो MgBr है वो इसके साथ जुड़ गया। यही तो हो रहा है ना बच्चों, एसिड बेस रिएक्शन से ये बेस था और ये एसिड था, तो इसने क्या बना लिया? मीथेन का फॉर्मेशन कर लिया और हमारे पास ये कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन गया। ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी एल्काइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो आपको पता है कि यहां पर तो नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पार्शियली पॉजिटिव, यहां पर पार्शियली नेगेटिव है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यानी कि ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों? एल्काइन का। ठीक है। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इथाइन या फिर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन पर आते हैं। जो 2 कार्बन का सिस्टम होता है ना बच्चों, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? एसिटिलीन। क्या बोल सकते हैं बच्चों? एसिटिलीन बोल सकते हैं। तो देखिए आप एक बार कि हम लोग जो है एसिटिलीन को यानी कि इथाइन को हम लोग किन किन मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मेटल कार्बाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये लैबोरेटरी मेथड है ना। उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें ये करना है कि एसिटिलीन इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। यानी कि अगर आप कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे? वाटर के साथ करा दोगे, तो आपको किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? इथाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको पता है कि ये जो है वो क्या है बच्चों? Ca2+ और C2 है ना, C2 तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही H+ को ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये कितने H+ को एक्सेप्ट करेगा? 2 H+ को। यानी कि यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? C2H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा।
और जो बचे हुए 2 OH हैं वो किसके साथ जुड़ जाएंगे, कैल्शियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो क्या है कि हम लोग एसिटिलीन या फिर इथाइन का फॉर्मेशन हेलो फॉर्म से भी तो कर सकते हैं। हेलो फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों कि आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इन सबको अपन कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, हेलोफॉर्म बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या चीज बोला हुआ है कि प्योर एसिटिलीन इज ऑब्टेन्ड व्हेन आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर पाउडर। यानी कि जब हम लोग क्लोरोफॉर्म या फिर आयोडोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट करेंगे तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इथाइन का, यानी कि एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पर ये तो फॉर्मेशन हो गया। अब ये होता किस तरीके से है वो आपको बताया हुआ है। हमने यहाँ पर इसके 2 मोल्स लिए थे और हमने यहाँ पर 6 Ag एटम्स को लिया था। तो ये 6 Ag एटम्स इन आयोडीन एटम्स को लेकर भाग जाएंगे और इन कार्बन और कार्बन के बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये 6 AgI बन गया और इनके बीच में किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं बच्चों की प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है, फिर भी अपन देख लेते हैं इसको। एडिशन रिएक्शन देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है बच्चों कि जब एल्काइंस react with hydrogen in presence of a catalyst in presence of platinum, palladium और nickel, alkynes give alkanes with hydrogen। ये जो बच्चों है ना, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां से आपकी एल्काइंस की केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो गई हैं। उनमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यार ये तो हमने जो है एल्केन्स की प्रिपरेशन में भी यही चीज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था कि यार अगर तुम एल्काइन का रिएक्शन हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा दोगे तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का। तो यहां पर भी एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देख रहे हैं। जिस तरीके से एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती हैं वैसे के वैसे ही एल्काइंस भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देती हैं। पर क्या होता है ना बच्चों की, एल्कीन का कार्बन तो होता है sp2 और एल्काइन का होता है sp। इस वजह से जो एल्काइंस हैं वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ कम होती है। इस वजह से अगर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को कंपेयर करें तो प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन शो करेगा, एल्कीन एंड देन एल्काइन। यानी कि एल्कीन्स ज्यादा रिएक्टिव हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए इन कंपैरिजन टू एल्काइंस। तो बस यहां पर ये चीज बोली हुई है, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइंस इन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपको पता है कि एल्केन्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और एल्काइंस के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, but the reactivity of alkynes towards electrophilic addition is less than alkenes। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो alkenes हैं उनके कंपैरिजन में alkynes कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, अब यहां पर एक रिएक्टिविटी ऑर्डर दे दिया बच्चों। वो क्या दिया हुआ है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज एल्कीन्स, सबसे पहले आ रही है एल्कीन्स, देन एल्काइंस एंड देन एल्केन्स। एल्केन्स तो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे ही नहीं सकते। ठीक है, रीजन क्या बोला हुआ है बच्चों कि द इंटरमीडिएट्स व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एल्कीन एंड एल्काइंस आर। तो देख लो यार क्या क्या इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो sp2 कार्बन है ना, ये भी sp2 कार्बन ही है पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से जो है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। देखो आप यहाँ पे
यहां पर बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है एल्कीन्स के केस में, जबकि यहां पर लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है बच्चों? क्योंकि sp कार्बन पर एडिशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजन हम लोगों ने एल्कीन्स में भी पढ़ा है बच्चों, है ना। जो एल्कीन है वो कितने हैलोजन मॉलिक्यूल को अपने ऊपर ऐड करती है? 1 हैलोजन मॉलिक्यूल को अपने ऊपर ऐड करती है, जबकि एल्काइन कितने हैलोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लेगी? 2 को। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं? 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं। अगर हम लोग इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा? Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन I2, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी रखेगा Cl2, फिर Br2 और फिर I2। एल्काइंस रिएक्ट विद Cl2 और Br2 इन डार्क, अंधेरे में ही रिएक्ट कर लेती है, मतलब बिल्कुल भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन प्रेजेंस ऑफ मेटल हैलाइड एंड फॉर्म डाई एंड टेट्रा हैलो डेरिवेटिव्स। वो कैसे बनाती है बच्चों? देखना एक बार। ये कोई एल्काइन है, इसका रिएक्शन हमने Cl2 FeCl3 के साथ करवाया, तो हमारे पास ये कोई टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। देखिए आप, ये Cl+ सबसे पहले इस तरीके से अटैक करेगा, देन हमारे पास लेस स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, वापस से नॉन क्लासिकल बनाएगा। ये नॉन क्लासिकल के बाद FeCl4- क्या करेगा? कार्बन पे अटैक करके Cl को देगा, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? टेट्रा हैलाइड। बच्चों मैकेनिज्म वैसे ही होता है जैसे कि एल्कीन्स में होता था। एल्कीन में भी पहले क्या होता था कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता था ये, फिर वहां पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पर अटैक करता था जहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी हो। यानी कि जो Cl- है वो इस वाले कार्बन पर ही क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। इस वजह से ये जो Cl- है वो इस वाले कार्बन पर आकर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इसने ये अटैक किया, ये अपना Cl बन गया, फिर वापस से एक बार और एडिशन होगा, क्योंकि यहां पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, यहां पर कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं? 2 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। इस वजह से ये रिएक्शन 2 बार प्रोसीड होगी, यानी कि वापस से ये Cl2 और FeCl3 आपको दिया हुआ है, वापस से नॉन क्लासिकल बनेगा, वापस से Cl अटैक करेगा और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा? टेट्रा हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स का एडिशन हमने वहां पर भी देखा है। क्या होते हैं हैलोजन एसिड्स? HX, है ना, इसको अपन हैलोजन एसिड बोल देते हैं। क्या बताया हुआ है इसमें कि एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, both the times Markovnikov's rule is applicable, also no carbocation rearrangement will takes place here as vinylic cation is formed। बच्चों क्या हो रहा था कि जब आप HX का रिएक्शन एल्कीन के साथ करवा रहे थे तो वहां पर इनिशियली क्योंकि H+ जा रहा था, यानी कि क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा था, और जब क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है तो हमें वहां पर क्या देखना होता है? रीअरेंजमेंट को देखना होता है। वो रीअरेंज हो रहा था, रीअरेंजमेंट के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा था। पर यहां पर एल्काइन में क्या होगा कि अगर आप फर्स्टली रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास क्या फॉर्म होगा? विनाइलिक केटायन फॉर्म होगा, और जो विनाइलिक केटायन है वो कभी भी रीअरेंजमेंट में नहीं जा सकता, और क्योंकि वो रीअरेंजमेंट में नहीं जा सकता तो हमें यहां पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को चेक नहीं करना है। ठीक है बच्चों, हमें कहां पर चेक करना है? एल्कीन्स में। यहां पर देखिए एल्काइन है, एल्काइन का रिएक्शन HX के साथ हुआ, रिएक्शन हुआ तो किसका फॉर्मेशन हुआ? यहां पर आपको पता है ये वाला बॉन्ड इस तरीके से माइग्रेट होगा, अगर ये बॉन्ड यहां पर माइग्रेट होगा तो H यहां पे जुड़ेगा और X यहां पे जुड़ जाएगा, जैसा कि यहां पे जोड़ा भी हुआ है। वापस से रिएक्शन होगा तो वापस से बॉन्ड का माइग्रेशन यहां पे होगा। मैं बॉन्ड का माइग्रेशन इधर की तरफ ही क्यों करवा रही हूं?
क्योंकि यहां से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, जबकि ये कैसा होगा 1 डिग्री। इसीलिए मैंने बॉन्ड का माइग्रेशन ऐसे करवाया है। ठीक है, ये हमारे पास जैम डाई हैलाइड्स बन गए और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। वही रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर है, सेम है ना। क्यों सेम है ऑर्डर, क्योंकि HI बॉन्ड जल्दी टूटेगा, वो ज्यादा एसिडिक है, वो जल्दी H+ देगा, वो जल्दी रिएक्शन करवाएगा, यानी कि उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम एडिशन ऑफ HOX देख रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, अगर आपको एल्कीन याद आ रहा हो तो, है ना। अब ऐसे हर रिएक्शन को बच्चों एल्कीन और एल्केन से कंपेयर करके देखना यार। अगर तुमने कंपैरिजन नहीं किया ना, अगर तुमने पिछला ध्यान में नहीं रखा ना, तो खिचड़ी बन जानी है, बिल्कुल खिचड़ी बन जानी है ना। और अगर तुम्हें खिचड़ी नहीं बनानी है तो क्या जरूरत है, ये जरूरत है कि तुम हर एक रिएक्शन को एल्कीन और एल्केन को दिमाग में रख के कंपेयर करो, तभी तुम्हें याद रह पाएगा। ठीक है, तो एल्काइंस रिएक्ट विद हाइपोहेलस एसिड्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल and form jam diol which are unstable, lose a water molecule and form हेलोएल्डिहाइड और हेलोकीटोन्स। आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, वो लड़ाई करते रहते हैं, वो धक्का मुक्की करते रहते हैं। तो उनकी धक्का मुक्की को खत्म करने के लिए क्या होता है कि खुद H2O मॉलिक्यूल ही एलिमिनेट हो जाता है, और अगर H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो वहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो या तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है या फिर कीटोन का। ये चीज आप यहां पर देखोगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। वापस से वही एसिडिक स्ट्रेंथ पर बेसिस है, बेस्ड है HOCl का सबसे ज्यादा, देन HOBr और देन HOI। हमने इसका रिएक्शन करवाया। यहां पर क्या क्या है बच्चों, Cl+ और OH- है, यानी कि सबसे पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा, फिर उसके ऊपर OH का अटैक होगा। यानी कि मैं इस मैकेनिज्म को इस तरीके से शो कर सकती हूं ना कि यार ये Cl+ सबसे पहले तो इसके साथ जुड़ेगा, तो ये कैसे जुड़ेगा यार, RC⋯CH और ये Cl आ गया। ठीक है, अब इस पर OH- अटैक करेगा, तो यहां पर ये OH- जाएगा, ये वाला बॉन्ड Cl पे शिफ्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCOH⋯CCl और H बन जाएगा। अब इसका फर्दर रिएक्शन Cl+ से होगा, तो अब ये यहां पे आके जुड़ेगा, तो RCOH⋯CL+ClH ये बन गया। अब वापस से OH- आकर इस पर अटैक करेगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOH एक कार्बन पर 2 Cl और H। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते, तो यहां पर क्या होगा, ये लॉन पेयर पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पूरा का पूरा H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। H2O निकलेगा तो यहां से क्या बन जाएगा, RC⋯OCHCl2। यही तो ये बनाया हुआ है ना बच्चों, ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, यही मैकेनिज्म वापस से शो किया गया है। ठीक है, ऐसे अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमने एल्काइंस के लिए 3 रिएक्शंस पढ़ी हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली बच्चों, सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ा जो कि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हो रहा था। फिर हमने इसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा जिसमें हमने HX पढ़ा, हाइपोहेलस एसिड पढ़े, हैलोजन का एडिशन पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी 3rd नंबर रिएक्शन पढ़ रहे हैं और वो क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है एक बार देख लेते हैं
In these reactions, some heavy metal cation like Hg2+, Pb2+, Barium2+ are used. यानी कि हम लोग इसमें किसको यूज करते हैं बच्चों? हैवी मेटल कैटायंस को यूज करते हैं. These cation attracts the pi electron density of alkynes. सही बात है, ये हैवी मेटल कैटायन है तो ये क्या करेंगे? एल्काइंस की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हेंस अ न्यूक्लियोफिलिक कैन अटैक ऑन एल्काइन. ठीक है, अब हम लोग इसमें एडिशन ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कुचरोव्स रिएक्शन भी कहते हैं. ये साइंटिस्ट का नाम है, इस वजह से बोल दिया कि कुचरोव रिएक्शन भी है इसका नाम. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों कि द एडिशन ऑफ वाटर takes place in the presence of Hg2+ and H2SO4. इसका मतलब क्या हुआ कि 1% तो AgSO4 है प्लस 40% H2SO4 है. In this reaction carbonyl compounds are obtained. अब इसमें हमें फाइनली क्या चीज ऑब्टेन होगी? कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे. जैसे देखो ये कोई एल्काइन है, इसका रिएक्शन 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 में करवाया तो सबसे पहले तो इनॉल बना. अब इनॉल बना, इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि इनॉल अनस्टेबल होता है. इनॉल क्योंकि अनस्टेबल होता है तो वो टोटोमराइज होके ये लॉन पेयर क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज H+ को ले लेगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3COCH3 बन जाएगा. ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों? सबसे पहले कंबशन. याद रखना बच्चों कि ये जो कंबशन रिएक्शन है वो हम लोगों ने 2 जगह और पढ़ी है. कहाँ पे पढ़ी है? एल्केन्स में और एल्कीन्स में. एल्केन्स में आपने क्या किया था कि एल्केन्स में जब आपने कंबशन करवाया था और कंप्लीट कंबशन जब करवाया था तो आपने ये बोला था कि कंबशन के बाद हमें CO2+ H2O मिलेगा. एल्कीन में भी आपने यही करवाया और एल्काइन में भी हम यही करवाएंगे. सिर्फ और सिर्फ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मतलब डिफर करेंगे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो यहां पर देखिए हमें जब हम एल्काइंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें CnH2n-2 प्लस 3n-1 डिवाइडेड बाय 2O2, तो हमें क्या मिलता है? n मोल्स ऑफ CO2 मिलते हैं प्लस n मोल्स ऑफ n-1 मोल्स ऑफ H2O मिलते हैं, और साथ ही साथ हीट लिबरेट होती है. ठीक है, अब इसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. कंबशन के लिए क्या बोला है बच्चों कि द कंबशन ऑफ एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स इन विच ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हैविंग हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड. आप लोगों ने कभी देखा है क्या? वो लोहे का कुछ करते रहते हैं और उसके आसपास चिंगारी आती रहती है. वो कंबशन रिएक्शन ही है बच्चों. कौन सा रिएक्शन है वो? कंबशन रिएक्शन है वो. वेल्डिंग में उसका यूज होता है ना, तो कभी ना कभी तो तुम्हारा काम पड़ा ही होगा. अब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं विद एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट से. तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 एल्काइंस आर ऑक्सीडाइज्ड टू मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. यानी कि एल्काइंस किस में चेंज हो जाती हैं बच्चों? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती हैं. आपको पता है कि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन एल्कीन्स का भी करवाया था, वहां पर ओजोनोलाइसिस नाम की कोई चीज करवाई थी. तो जब हम ओजोनोलाइसिस करवाते थे रिडक्टिव तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिलते थे, और जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाते थे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलते थे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते थे. ठीक है, तो यहां पर एल्काइन के ऑक्सीडेशन से हमें क्या ऑब्टेन होंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये जो दोनों ही रिएजेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. ठीक है,
अब यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है ओजोन के साथ, यानी कि वही ओजोनोलाइसिस रिएक्शन दे दी वापस से। जब अपन ओजोनोलाइसिस रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो हमें डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से क्या मिलेगा बच्चों? डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा, जबकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर sp कार्बन एटम्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू डाई कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पर आपको 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप नजर आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? डाई कार्बोनिल बोल देते हैं। देखिए आप यहाँ पर, अभी यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, तो जब हम यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं तो हमें CH3 C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है, और जो कि फाइनली किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जबकि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से हमें सिर्फ और सिर्फ डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स ही ऑब्टेन होंगे। अब आपको पता है कि ये जो बनने वाला है ये वापस से ऑक्सीडाइज होगा, H2O और CO2 बनेगा यहां से। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग किसको यूज करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक डेरिवेटिव्स को। यहां पर हमने क्या किया है बच्चों कि ओनली 1 एल्काइंस गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड शो एसिडिक कैरेक्टर्स। कौन सी एल्काइंस एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकती हैं? जो कि टर्मिनल एल्काइंस हो। टर्मिनल एल्काइंस का क्या मतलब हो? जहां की एक कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच हो। इस तरीके से अगर किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है तो ही वो एल्काइन किसकी तरह बिहेव कर पाएगी? टर्मिनल एल्काइन की तरह बिहेव कर पाएगी, और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को प्रोसीड कर पाएगी। ठीक है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी एक ग्रुप की जगह पर दूसरे ग्रुप का आ जाना। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये चीज बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन A एंड B। अब हमें A और B को डिस्टिंग्विश करना है। तो यार यहाँ पर आप देखो कि ये वाली जो एल्काइन है वो तो टर्मिनल एल्काइन है, यानी कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट देगी। जबकि क्योंकि ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट नहीं देगी, और इस तरीके से हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो 4 अपन को रिएजेंट दिए हैं, वो क्या क्या दिया हुआ है कि क्या आप इसको टॉलेंस रिएजेंट से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट के साथ जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं वो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाती है। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बनाती है बच्चों? वाइट कलर का। जबकि एल्डिहाइड का रिएक्शन जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ होता है तो वहां पर ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है? ब्लैक कलर का। जबकि यहां पर कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? व्हाइट कलर का। ठीक है, तो हम लोग इसको टॉलेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ब्रोमीन CCl4 से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही ये रिएक्शन देंगे। बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 से भी नहीं कर सकते क्योंकि उस कंडीशन में भी ये दोनों ही रिएक्शन देंगे। ठीक है, अब हम लोग साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की बात कर लेते हैं बच्चों। यहां पर क्या बोला हुआ है कि व्हेन एल्काइन इज पास थ्रू रेड हॉट मेटालिक ट्यूब। आपको पता है पॉलीमराइजेशन हमने कहां पे पढ़ा था? एल्कीन में पढ़ा था बच्चों, और एल्कीन में हमने पॉलीथीन बनाई थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, है ना? पर बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे बनती है। मैंने ये भी बात बोला था कि जब आप इथीन से पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हो तो ये जो रिएक्शन है वो हाई टेम्परेचर पर प्रोसीड होती है। ठीक है, तो व्हेन एल्काइन इज पास थ्रू रेड हॉट मेटालिक ट्यूब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस विद द फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है,
वापस से रेड हॉट आयरन ट्यूब ली और किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का। अगर यहाँ पर CH3 और लगा होता तो यहाँ पर 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन मिलती, जिसको कि हम लोग क्या कह देते हैं, मैसिटिलीन। यानी कि उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाती, मैसिटिलीन। यानी कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो गया कि किसी एल्काइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में हाई टेम्परेचर पर पास कर दो तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेगी, बेंजीन का। ठीक है, क्वेश्चन अब अपन को दिया हुआ है, देखो वापस से वो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH रेड हॉट आयरन ट्यूब और किसका फॉर्मेशन किया है, मैसिटिलीन का। ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस 2018 में पूछा हुआ है, तो ये रिएक्शन अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग लैब टेस्ट पढ़ रहे हैं एल्काइंस के लिए। हम लोग ये पता कर रहे हैं कि टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का, है ना। अनसैचुरेशन टेस्ट कौन कौन से हैं बच्चों, बेयर्स रिएजेंट से टेस्ट करा दो। ये टेस्ट आपने एल्कीन में भी पढ़े हैं। एल्कीन अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, वो बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बना रहा था बच्चों, डाइऑल्स बना रहा था। क्या बना रहा था, डाइऑल्स। ठीक है, पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है, सही बात है बिल्कुल। इसी तरीके से ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते थे तो ब्राउन कलर डिसअपियर हो रहा था, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, ओजोन के साथ करा रहे थे तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जा रहा था, एसिड का। अब लैब टेस्ट ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 एल्काइन एंड 2 एल्काइन। वही टर्मिनल एल्काइन की बात आ गई बच्चों, जिसका हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यूप्रस क्लोराइड NH4OH के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमें रेड PPT मिलता है। ठीक है, रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड होती है। अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराते हैं तो व्हाइट PPT मिलता है। ये कुछ रिएक्शन प्रोसीड होती है। अगर हम लोग सोडियम का ईथर में, ड्राई ईथर में ले लें तो हमारे पास कलरलेस गैस बनती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना ये। तो ये जो तीनों के तीनों टेस्ट हैं वो हमें ये बता सकते हैं कि जो एल्काइन है वो टर्मिनल एल्काइन है या फिर कोई दूसरी एल्काइन है, यानी कि 1 एल्काइन है या फिर 2 एल्काइन है। ऑल द बेस्ट बच्चों, यहाँ पे आकर हमारा एल्काइन का लेक्चर खत्म होता है। इसी तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो।